हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। यूनिवर्सिटी की पाठशाला में अब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास तक मैग्नेटिक सर्किट्स को कंप्लीट कर लिया है। तो अब आज से एक नया मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो मॉड्यूल का नंबर जो है इसको चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 दिखा रहा है, लेकिन अब आप पहुँच गए 5वें मॉड्यूल पे। सो राइट अवे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 5th मॉड्यूल विच इज़ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है वो शुरू होने जा रहा है अब यहाँ से। पिछली क्लास तक आप लोगों ने मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट कर लिया है प्रॉपरली। इससे पहले हम लोगों ने सिंगल फेज एसी, 3 फेज एसी और डीसी नेटवर्क्स जो है ये पहले ही कंप्लीट कर रखा था। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कौन कौन सा मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए एक बार क्विकली मैं आपको बता दूं, और फिर उसके बाद आज का ये मॉड्यूल जो है इसको स्टार्ट करते हैं। मस्त तरीके से आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो बताऊंगा। मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मस्त अच्छा स्कोरिंग चैप्टर भी है। ठीक है, इंटरेस्टिंग के साथ साथ बढ़िया स्कोरिंग चैप्टर ये है। तो भाई देखिए, अभी तक इससे पहले हम लोगों ने कौन कौन सा चैप्टर जो है उसको कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था, जैसे देखें तो मॉड्यूल वाइज मैं आपको बताऊं तो हम लोग पढ़े थे मॉड्यूल नंबर 1, फर्स्ट मॉड्यूल डीसी नेटवर्क्स। फर्स्ट मॉड्यूल हम लोग पढ़े थे डीसी नेटवर्क्स का। फिर उसके बाद हम आ गए थे मॉड्यूल नंबर 2 पर। मॉड्यूल नंबर 2 जो कि था सिंगल फेज एसी। सिंगल फेज एसी। अच्छा, सिंगल फेज एसी से याद आया, इस संडे को हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं सिंगल फेज एसी का। ठीक है, सुबह लाइव क्लास रहेगी, मॉर्निंग 10 AM का टाइमिंग रहेगा। सुबह के 10 बजे हम लोग मस्त तरीके से लाइव क्लास में क्वेश्चंस बनाएंगे तो मज़ा आएगा। देन उसके बाद हमारा था मॉड्यूल नंबर 3। थर्ड मॉड्यूल हम लोग पढ़े 3 फेज एसी सर्किट्स, है ना। और आखिरी में उसके बाद हम लोग आ गए 4th मॉड्यूल पर, अभी जस्ट जिसको कंप्लीट किया, मॉड्यूल नंबर 4 जो कि है मैग्नेटिक सर्किट्स। मैग्नेटिक सर्किट करना ज़रूरी था। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है मैग्नेटिक सर्किट का पोर्शन, बट फिर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में है। ठीक है, एज अ सिलेबस का पोर्शन ये मैग्नेटिक सर्किट एग्जिस्ट करता है कई यूनिवर्सिटीज़ में। ये वैसे भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपको आगे चल के ट्रांसफार्मर या मशीन्स का कोई पोर्शन पढ़ना है तो मैग्नेटिक सर्किट का नॉलेज तो होना चाहिए आपको। ठीक है, कुछ एक बेसिक पॉइंट जैसे कि मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ना वहाँ बचा हुआ था, मैंने जानबूझकर बचा के रखा हुआ था कि जब आप ट्रांसफार्मर शुरू करेंगे तो वहाँ पे आपको बताऊंगा, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, पैरामैग्नेटिक मटेरियल से उसका कंपैरिजन, है ना, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में हम बात कर रहे थे। अब आज यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है आपका नया मॉड्यूल विच इज़ मॉड्यूल नंबर 5, 5वां मॉड्यूल, दैट इज़ ट्रांसफार्मर। तो इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सिंगल फेज का कितना रहेगा, 3 फेज का क्या पोर्शन रहेगा, क्या क्या कंटेंट इसके अंदर रहेगा, और बहुत भारी मात्रा में न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जामिनेशन में, तो वो भी हम अच्छे तरीके से इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, 5वें मॉड्यूल के बाद नेक्स्ट क्या रहेगा आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चलिए तो ट्रांसफॉर्मर को करते हैं हम लोग स्टार्ट। और इस मॉड्यूल का सिलेबस क्या होने वाला है सर, चलिए इस मॉड्यूल का सिलेबस आपको सबसे पहले बता देते हैं। अपने यूनिवर्सिटी सिलेबस से एक बार जल्दी से मैच कर लीजिएगा। कोई ऐसी चीज़ जो छूट रही हो मुझे फटाफट से आप टेलीग्राम कर सकते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में लग रहा है कि सर ट्रांसफार्मर में तो एक आध चीज़ें और भी है, तो मुझे बता दीजिएगा, ऐड कर देंगे इसके साथ हम लोग। ठीक है, अभी अभी जस्ट तो स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, नई चीज़ें परफेक्टली ऐड हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं। तो ट्रांसफार्मर का हम लोग शुरुआत करेंगे उसके बेसिक पार्ट से। आज तो खैर बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन बताऊंगा मैं आप लोग को इसका कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कंस्ट्रक्शन टाइप्स, इससे क्वेश्चन बनता है। आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखेंगे, इसी के ऊपर बेस करके आगे का कैलकुलेशन आप समझेंगे, आइडियल के ऊपर बेस। देन उसके बाद ईएमएफ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इससे डेरिवेशन का टॉपिक का क्वेश्चन बनता है भाई। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, आगे चल के एमसीक्यूज जब आप पढ़ेंगे ना तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बहुत काम आता है। वैसे तो न्यूमेरिकल में भी काम आता है आपकी यूनिवर्सिटी में भी, लेकिन एमसीक्यू में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं इससे। देन उसके बाद ट्रांसफॉर्मर का ऑपरेशन फॉर नो लोड एंड ऑन लोड कंडीशन। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे, रेफर टू प्राइमरी, रेफर टू सेकेंडरी वगैरह का। फेजर्स इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट हैं।
एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आता है 7 नंबर का, 10 नंबर का, 14 नंबर का, तो आपको वहां पर फेजर वो बोले या ना बोले आपको ड्रॉ करके शो करना पड़ता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर फॉर यूनिटी, लैगिंग एंड लीडिंग लोड, डिफरेंट टाइप के लोड्स, यही इसी की मैं बात कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, हालांकि लॉसेस का एक बड़ा फैक्टर आप लोग मैग्नेटिक्स में कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, कि भाई मैग्नेटिक लॉसेस, फिक्स्ड लॉसेस, कांस्टेंट लॉसेस, आयरन लॉसेस जो बोलते हैं, हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट्स को, उसके बारे में आप पढ़े हुए हैं, बट स्टिल अभी भी कॉपर लॉस पढ़ना बचा हुआ है, और उनको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर पे आ जाएंगे हम लोग। ऑटो ट्रांसफार्मर्स की वर्किंग क्या होती है, कैसे सिंगल वाइंडिंग पे हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी किस बेसिस पर निकालते हैं, इस पर टैप चेंजिंग वगैरह का कंसेप्ट जो है वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी कैलकुलेशन, एफिशिएंसी में ऑल डे एफिशिएंसी का क्वेश्चन भी आता है एग्जामिनेशन में, नॉर्मल एफिशिएंसी का क्वेश्चन भी आता है पेपर में, ठीक है। तो यहाँ से बनता है आपका पूरा न्यूमेरिकल, ये वाला न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग, उसकी रेगुलेशन, उसकी एफिशिएंसी, उसकी ऑल डे एफिशिएंसी जो होती है वो सब कितनी रहती है, ये इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बेसिक्स देखेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर का, बेसिक्स ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। इस पूरे दौरान हम लोग यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बेसिक जो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट से वो कंस्ट्रक्ट होता है, कि उसके मेजर जो पोर्शंस होते हैं जिससे कि वो वर्किंग करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका कोर टाइप या शेल टाइप हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें डिफरेंस क्यों होता है, उसमें क्या क्या चीज़ का डिफरेंस रहता है। एलवी वाइंडिंग, एचवी वाइंडिंग जो बोलते हैं, वाइंडिंग किस मटेरियल की होती है, जो कोर बनाते हैं वो लैमिनेटेड थिन शीट्स का होता है, कौन से मटेरियल का होता है, कौन सा क्या उसका कंसिस्टेंसी क्या रहता है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें जो है हम लोग उसमें पूछता है एग्जामिनेशन में, और उसको हम लोग मस्त तरीके से पढ़ेंगे। कोर में कभी 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 पूछ लेता है आपको कि कार्बन कंटेंट जो है उसका क्या होता है, वैसे हालांकि ये क्वेश्चन AEJ के पेपर में आता है, यूनिवर्सिटी के लिए जब आप पढ़ेंगे तो अलग से नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप डिफाइन करेंगे या डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो ऐसा एडिशनल पॉइंट लिखना आपके मार्क्स को कंफर्म बनाता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चेकर को ये समझ में आता है कि अच्छा स्टूडेंट ने पढ़ाई की हुई है, भाई इसको आता है, इसको ट्रांसफार्मर के बारे में नॉलेज है। क्योंकि अगर आपकी शीट में आपने अपने आंसर शीट में अगर लिखा हुआ है कि भैया कार्बन का परसेंटेज 0.1% तक रखते हैं, जस्ट बिकॉज कि उसको हम अगर बढ़ा देंगे तो ब्रिटलनेस जो है वो उसकी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो कार्बन कंटेंट जो है उसको हम रिड्यूस करके रखते हैं, कार्बन कंटेंट को 0.1% से नीचे रखते हैं। ब्रिटलनेस का फैक्टर तो खैर अलग है, वो सिलिकॉन के लिए हो जाता है। कार्बन के परसेंटेज से होता ही है मेजरली कि हम लोग हिस्टेरेसिस और एडी करंट को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो इसके लिए कार्बन का परसेंटेज रिड्यूस करते हैं। खैर ये सब ओवर द टाइम हम लोग समझेंगे इसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका सिलेबस का पार्ट। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। भाई ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर वो होता है जो हॉलीवुड की एक मूवी है ना, जिसमें वो कार में बदल जाता है, तो उस टाइप का कोई डिवाइस होता है ना। नहीं, इसमें से कोई भी ऐसा वाला नहीं है जो अंतरिक्ष से आया हो और कार में बदल जाता हो। ये लोग जो हैं स्टेशनरी रहते हैं, देखो इनके में चक्के नहीं लगे हुए हैं, हालांकि व्हील्स भी लगे होते हैं छोटे छोटे। आप पावर ट्रांसफार्मर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे जो ट्रैक्शन वाले जो होते हैं, या जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं जो सब स्टेशन वगैरह में लगते हैं, सब में व्हील्स लगे होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि रात में ये ट्रांसफार्मर अपने सब स्टेशन से निकल के कहीं घूमने चला जाता होगा, ऐसा नहीं है, ये वो वाला ट्रांसफार्मर नहीं है। ये स्टैटिक वाले ट्रांसफार्मर है। स्टैटिक ट्रांसफार्मर मतलब अपनी जगह पर स्थायी रहने वाले ट्रांसफार्मर्स हैं, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं, ना इनके बाहर कोई मूविंग पार्ट, ना इनके अंदर मूविंग पार्ट। चलो बाहर तो कभी कभार व्हील लगा रहता है, बहुत बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं तो व्हील लगा होता है इसके लिए, ठीक है, ताकि आप उसको रेल पर मूव करा सको अपनी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि बहुत भारी होता है। बट अंदर इसके कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, बिल्कुल स्टेशनरी, बिल्कुल स्टैटिक मशीन, बिल्कुल स्टेशनरी मशीन होती है, ठीक है। और इसके बारे में 2-3 बातें। ट्रांसफार्मर जो होता है वो कौन सी सप्लाई पे काम करता है? भाई आपको वाइवा में जो एक्सटर्नल आते हैं वो ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ट्रांसफार्मर जो है एक्सटर्नल्स का बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है, तो उससे पूछेंगे आपको सबसे पहले तो बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर AC पे काम करता है कि DC पे काम करता है, ठीक। एक ये सवाल बनता है। तो भाई देखिए, ट्रांसफार्मर का जो बेसिक वर्किंग होता है, ट्रांसफार्मर का जो बेसिक वर्किंग होता है उस पे आएंगे, उससे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है वो तो समझते हैं। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रिकल पावर का कन्वर्जन आपको प्रोवाइड करता है बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए। इट ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रिकल पावर
from one circuit to another without changing its frequency, मतलब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बिना एक सर्किट से दूसरी सर्किट में जो पावर का ट्रांसफर कर सके उसको ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रांसफॉर्मर को मैं एक 2 पोर्ट एलिमेंट जैसा दिखा सकता हूं क्या? इससे तो ये समझ में आता है कि ट्रांसफॉर्मर जो है इट कैन बी गिवन एज अ 2 पोर्ट एलिमेंट। तो भाई देखिए, एक सर्किट मेरे पास यहाँ पे होगी कहीं पे, सपोज कर लीजिए यहाँ एक सर्किट है, यहाँ पर दूसरी सर्किट, ठीक है। तो 2 पोर्ट दिख रहा है ना, 2 पोर्ट 4 टर्मिनल एलिमेंट्स है ना, ये देखिए टर्मिनल 1 2 3 4। तो ये भी बोल सकते हैं क्या? ठीक है, और लिख लेते हैं इट इज अ पैसिव 2 पोर्ट 4 टर्मिनल डिवाइस या मशीन। ट्रांसफॉर्मर जो है एक स्टैटिक 2 पोर्ट 4 टर्मिनल डिवाइस है या मशीन है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर को मशीन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? आप बोलेंगे सर ये तो मूव ही नहीं होता, इसके अंदर तो कोई मूविंग पार्ट्स है ही नहीं, इसको डिवाइस बोलना ठीक रहेगा, मशीन बोलना ठीक नहीं रहेगा? ऐसा कहीं नहीं है, ट्रांसफॉर्मर मशीन की कैटेगरी में भी आता है, बिल्कुल आता है, उसको मशीन बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ते हो, ठीक है। इट इज़ अ मशीन बट इट इज़ अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन बोलते हैं। इट इज़ अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल machine which transfers the electrical power on the basis of Faraday's law ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं, ये कुछ ऐसे कंसेप्ट्स मैं आपको इसमें बता रहा हूँ जिसके लिए आपको सिंगल फेज एसी और कम से कम मैग्नेटिक सर्किट्स का पोर्शन पूरा ये आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब जाके आपको यहाँ के इस चैप्टर के अंदर मैं मैक्सिमम जो चीज़ें बताऊंगा वो कनेक्ट हो पाएंगी। अगर सपोज कर लीजिए आपने सिंगल फेज एसी नहीं पढ़ा या मैग्नेटिक का पोर्शन नहीं पढ़ा हुआ है तो कनेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत होगी, समझ तो आ जाएगा धीरे धीरे करके, बट बहुत सारे टर्म्स में आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या होता था। जैसे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसको हम लोगों ने जब मैग्नेटिक सर्किट में या सिंगल फेज एसी के जनरेशन के समय पढ़ा तो वहाँ पे हमको ये समझ में आया कि वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड अ सेट ऑफ कंडक्टर्स, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। फैराडे का नियम ये बोलता है कि जब भी किसी सेट ऑफ कंडक्टर्स, मान लीजिए यहाँ पे सेट ऑफ कंडक्टर्स है और हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच अगर आप इंटरेक्शन करवाते हो किसी भी तरीके से, रिलेटिव मोशन करवाते हो, तो उस कंडीशन में ईएमएफ का इंड्यूस होना तय है किसके भीतर? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के भीतर, ठीक है। ईएमएफ विल स्टार्ट गेटिंग इंड्यूस्ड। वो ईएमएफ का इंडक्शन जो होगा, इसका एक्सप्रेशन होगा E इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी, या फिर आप इसको लिख सकते हो, अब लेंज लॉ का एग्जिस्टेंस यहां से आता है कि माइनस एन डी फाई बाई डी टी। इस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हो कि भाई ईएमएफ जो इंड्यूस होगी उसकी मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगी कि उस समय कितनी फ्लक्स का लिंकेज हो रहा है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ विल बी डिपेंडेंट अपॉन द फ्लक्स लिंक्ड इन द कॉइल या फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर, ठीक है। जो जितना फ्लक्स उस समय लिंक हो रहा होगा, एन को कांस्टेंट मानते हुए मैं बोलूंगा कि वहां पर उसी के प्रोपोर्शन में ईएमएफ भी इंड्यूस हो रहा है। तो मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होगा तो मैक्सिमम ईएमएफ, मिनिमम फ्लक्स लिंक होगा तो मिनिमम ईएमएफ। ओके, तो यहाँ तक तो फैराडेज लॉ की बात हो गई। ट्रांसफॉर्मर इसके ऊपर अगर बेस करता है तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए, और रिलेटिव मोशन अगर हो रहा है तो मैंने तो शुरू में ही बोल दिया कि ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। ये बात तो मैच नहीं हो रही है सर। एक तरफ आप बोलते हो कि ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, स्टैटिक मशीन है, दूसरी तरफ बोलते हो कि देयर हैज़ टू बी अ रिलेटिव मोशन, क्योंकि वो तो फैराडे के नियम के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर ईएमएफ के इंड्यूस होने का तरीका ही अलग है। ईएमएफ बेसिकली दो तरीकों से इंड्यूस हो सकती है, एक होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा होता है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक। देखिए, ईएमएफ का इंडक्शन
ईएमएफ सर्किट में इंड्यूस कैसे होती है? INDUCE। अच्छा, ईएमएफ इंड्यूस कैसे होती है? इसके इंड्यूस होने के पीछे का क्या साइंस है भाई? इसके इंड्यूस होने के पीछे का क्या पॉइंट हो सकता है? तो ईएमएफ दो तरीकों से इंड्यूस हो सकती है। फराडे का नियम ही दो मेथड से लग सकता है। एक होता है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और दूसरी तरफ होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। या तो ईएमएफ डायनामिक फॉर्म में इंड्यूस हुई या स्टैटिक फॉर्म में इंड्यूस हुई, ठीक है। तो जितनी भी आप रोटेटिंग मशीन्स के बारे में पढ़ते हो ना, जैसे कि आप मोटर पढ़ रहे हो, जनरेटर्स पढ़ रहे हो, वहां पर क्या होता है कि डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। वहां पे फिजिकली मशीन को घूमना पड़ता है, मशीन के अंदर का कोई रोटेटिंग पार्ट किसी स्टेशनरी पार्ट के रिस्पेक्ट में घूम रहा होगा, और जब इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का और सेट ऑफ कंडक्टर्स का, तो उस कंडीशन में कंडक्टर्स के भीतर ईएमएफ का इंडक्शन हो रहा है, वहां समझ में आता है। लेकिन ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ से आ गया? स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, मशीन हमारी स्टेशनरी रहती है, जो कॉयल है वो भी स्टेशनरी, यानी कि कंडक्टर भी स्टेशनरी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी स्टेशनरी है। जब दोनों ही स्टेशनरी है तो उस कंडीशन में ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगी? तो वहां पर एक काम करना पड़ता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको टाइम वेरिंग नेचर का हो जाना चाहिए, उसको टाइम वेरिंग नेचर का क्रिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आप बनाओगे वहां पर वो टाइम वेरिंग नेचर का होना चाहिए। अब चूंकि हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में हम लोग उसको देखते हैं, तो जिस इलेक्ट्रिकल सप्लाई से आप उसको क्रिएट करोगे दैट हैज टू बी वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वो जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसका समय के साथ वेरी किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो समय के साथ वेरी करेगी तो उससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी टाइम वेरिंग इन नेचर होगा, और जब टाइम वेरिंग नेचर का मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी सेट ऑफ कंडक्टर्स से लिंक करेगा तो वो फिर से ईएमएफ इंड्यूस करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस वजह से यहाँ पर भी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वैलिड होता है, और इसी वजह से आप अभी तक समझ गए होंगे इस पॉइंट तक कि क्यों आपको ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये फैसिलिटी जो आपको यहाँ दिख रही है, टाइम वेरिंग नेचर की फील्ड, वो आपको डीसी सप्लाई में कभी नहीं मिलेगी। ये चीज़ डीसी सप्लाई से नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक तरफ आपका मशीन जो है वो भी स्टेशनरी है, कोर भी स्टेशनरी है, कॉयल भी स्टेशनरी है ना, मतलब सॉरी, कॉयल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों स्टेशनरी है, और सप्लाई भी आपकी स्टेडी स्टेट की हो गई, तो उस कंडीशन में नहीं इंड्यूस हो सकता, ईएमएफ का इंडक्शन ही नहीं होगा। तो वैसे भी आपके ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, वो खाली मैग्नेटिकली जुड़ी हुई है एक दूसरे से। आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा, कपल्ड मैग्नेटिक सर्किट्स पढ़ा, वहाँ पे आप समझे होंगे इस कंसेप्ट को। देखिए, तो जब मैं आपको ऐसे 2 पोर्ट के फॉर्म में दिखा रहा हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच में, यहाँ पे खाली ये लोग मैग्नेटिकली लिंक्ड है, इलेक्ट्रिकली तो अलग अलग है दोनों के दोनों, इलेक्ट्रिकली इस फर्स्ट पोर्ट का सेकंड पोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा बेसिक्स था कि इस तरीके से, इस हिसाब से ट्रांसफार्मर काम करता है। तो आपको इंटरव्यू वाइवा में पूछते हैं कि भाई डीसी पे क्यों नहीं काम करता है, आप बता सकते हैं कि डीसी पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे आप यूज़ करें, मतलब कैसे वहाँ पर प्रैक्टिकली क्रिएट कराएंगे जब कोई रोटेटिंग पार्ट है ही नहीं आपके पास, तो ठीक है। चलिए, ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा, ट्रांसफार्मर जो होता है ये क्या करता है? ट्रांसफार्मर जो है पावर का ट्रांसफर कर रहा है एक सर्किट से दूसरी सर्किट में, ठीक। तो मतलब इलेक्ट्रिकल इनपुट ले रहा है और इलेक्ट्रिकल आउटपुट दे रहा है। कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे एकदम नए नए अभी कॉलेज से आए, स्कूल से आए होते हैं, घबराए हुए से एकदम रहते हैं। अचानक से जब इंटरव्यूअर पूछ लेता है वाइवा में कि बताओ ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो पहला रिप्लाई जो किसी बच्चे का आता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया है पढ़ने में, तो उसका पहला रिप्लाई ये आता है कि ट्रांसफार्मर सर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। कई बार, एक दो बार नहीं, मतलब 50-60 से ज़्यादा बार मैंने ये रिप्लाई जो है उसमें वाइवा में सुना हुआ है, 100 से ज़्यादा बार मैंने सुना हुआ है ये वाला रिप्लाई। तो बट ठीक है, इसमें घबराना नहीं है, वो रेक्टिफायर का काम होता है। हम जब पढ़ते हैं किसी चीज़ को ना, तो उसको प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। अब पहले ही आप सेमेस्टर में आपको आपका सीनियर जो है, आपके सीनियर ने डरा दिया कि भैया इसमें देख लो बेसिक इलेक्ट्रिकल बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, ये निकल जाए तो बाकी के 4 सब्जेक्ट तो वैसे ही निकल जाएंगे, यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाती है। तो ये सब चीज़ें ना अपने दिमाग में बिल्डअप मत होने दीजिए, ठीक है। वो डिफ़िकल्ट होगा
बट उस पर्सन के लिए होगा, हो सकता है आपके लिए ना हो डिफिकल्ट। ठीक है, सबका अपना अपना पोटेंशियल होता है, तो हमको घबराना नहीं है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, उसको मतलब ऐसा समझ के चलिए कि ये वो चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो जो हर जगह पर आपको दिखाई देता है। ऑलमोस्ट कितने ही जगह पे आपने ट्रांसफार्मर आज तक देखा होगा, जब आप इसके बारे में पढ़े भी नहीं थे तब से इसका नाम जानते हैं। तो ये वो डिवाइस है, तो इसके बारे में पढ़ने में क्यों आपको तकलीफ होगी, बहुत आराम से आप पढ़ लोगे अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो ईएमएफ के इंडक्शन का प्रिंसिपल हम लोग समझ गए, ट्रांसफार्मर के बारे में जान गए कि अच्छा पावर का ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता है। फ्रीक्वेंसी अगर इनपुट साइड पे 50 हर्ट्ज है, आउटपुट पे भी 50 हर्ट्ज ही आपको मिलने वाली है। चलो ठीक है, फ्रीक्वेंसी को नहीं बदला, पावर को एक से दूसरे में बदलने की क्या जरूरत है? एक तरफ तो पावर आ ही रहा है ना कुछ, उसको ट्रांसफॉर्म करके दूसरी तरफ भेज के हम क्या फ़ायदा कर लिए? देखिए वहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर से हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन भी करवा सकते हैं। ठीक है, स्टेप अप करवा सकते हैं यानी कि इंक्रीज करा सकते हैं आउटपुट को, इनपुट कम रहेगा आउटपुट को बढ़ा सकते हैं हम लोग, या फिर स्टेप डाउन कर सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज जो है वो बहुत हाई रही और हम आउटपुट को रिड्यूस करवा दिए। ये भी चीज़ वहाँ पे पॉसिबल होता है, बट खैर वो तब जानेंगे जब उसके टाइप्स पे पहुँचेंगे, अभी वो दूर है वो पॉइंट। फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर होता क्या है, ऐसा क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लगी होती है जिनको मिला करके एक कंप्लीट ट्रांसफार्मर बिल्डअप होता है। ठीक है, चलिए चलिए ट्रांसफार्मर के दर्शन कराते हैं आपको। चलिए देखते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ये वाला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इधर पर आपको 3 फेज का ट्रांसफार्मर दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, पहले तो सिंगल फेज 3 फेज छोड़ते हैं, पहले तो सिर्फ देखते हैं कि क्या है ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर पे यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सा एक सीमेंस कंपनी का लगता है कि ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पर, इसके खूब सारे पार्ट्स हैं, इन सब पार्ट्स का नाम लिखा हुआ है। ऊपर एक ऐसे टैंक जैसी लगी हुई है, यहाँ पे ऐसे खूब सारे है ना, खूब सारे ऐसे वो ऐसे क्रिसमस वाले ट्री जैसे होते हैं ना, ऐसे फॉरेन वॉरेन में कंट्रीज में ऐसे वाले पेड़, उस टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, ये इंसुलेटिंग सेक्शन है, पढ़ेंगे इसके बारे में अभी। और ये ऐसे बड़ी सी टैंक जो है वो दिखाई दे रही है, पता नहीं इसके अंदर क्या क्या रहता है, इतना बड़ा टैंक क्यों लगाना पड़ता है ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, यहाँ छोटा सा ट्रांसफार्मर आप देखते होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वगैरह के अंदर ऐसा ट्रांसफार्मर आपको दिखता होगा, आजकल इससे भी छोटा आता है और ज़्यादा छोटा। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे इसको, कभी अगर आपने स्टेप को रिमूव किया होगा, जो कि किया ही होगा क्योंकि आप लोग इंजीनियर हो, तो कभी ना कभी तो पाला पड़ा होगा इस ट्रांसफार्मर का आपसे, और फिर आपसे टकराने के बाद ये कहाँ बचेगा, इसका टेप वेप तो रिमूव होना ही है। इंजीनियर हो, बिना इसको ओपन करके देखे आप कैसे मानोगे? तो इसको आई बिलीव कि मतलब बिलीव क्या, मैं जानता ही हूँ कि आप लोग इसको कभी ना कभी हटा करके देखे होंगे कि अंदर क्या है। तो खूब सारे तांबे की तार ऐसे लपेटे हुए इसके ऊपर दिख रही होगी, तो समझ में आएगा वाइंडिंग है। फिर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो खूब सारे पतले पतले ऐसे शीट्स हैं जिनको कि जोड़ के मिला करके एक ऐसे मोटा सा कोर जैसा सेक्शन बनाया गया है, और इसको होल्ड करके रखने के लिए ताकि ये पतली पतली प्लेटें अलग ना हो जाए एक दूसरे से, यहाँ पर टाइट से स्क्रू वगैरह लगा करके रखा गया, और नीचे इसका स्टैंड है, इसी स्टैंड के बेसिस पे इसको सर्किट में जहाँ लगाना है लगाते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पर इसके पोर्ट बना के रखे गए, इसी पोर्ट से हम कनेक्शन आउटपुट इनपुट जो भी है वो प्रोवाइड करते हैं या आउटपुट लेते हैं इससे। ठीक है, ये तो चलो थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक सा जनरल सा हो गया, लेकिन जो ट्रांसफार्मर बाहर हम देख करके आते हैं वो तो बड़ा खतरनाक सा दिखता है। ऑयल वॉयल ऐसे बहता रहता है साइड से, कहीं से हल्की स्पार्किंग होती रहती है, बड़े बड़े बुश रहते हैं, कुछ हल्की सी हमिंग सी आवाज़ आती रहती है उसके अंदर से, डरावना सा दिखता है ना। क्या होता है उसके अंदर, चलो देखें, तो देखें थोड़ा सा और ऑपरेट करते हैं, ट्रांसफार्मर के पार्ट्स पे आते हैं जरा। लेट्स सी क्या क्या पार्ट से बनता है। आज तो बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है, तो थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। फैमिलियराइज तो होते हैं, पहले जानना तो सीखें कि है क्या, इसमें होता क्या है। देखिए यहाँ पर ये वाले जो सेक्शंस रहते हैं जो ऐसे पेड़ की तरह दिखाई दे रहे थे हमको, इनको कहते हैं बुशिंग, इन सबको बुशिंग्स कहा जाता है। बुशिंग का काम होता है सप्लाई को कैरी करना, करंट को इनकमिंग लाना या आउटगोइंग भेजना, दोनों चीज़ के लिए हमको बुशिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर का इंटरेक्शन बाहर की दुनिया से जो होगा वो बुशिंग के माध्यम से ही होता है। ठीक है, सो थ्रू द बुशिंग्स द ट्रांसफार्मर इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द आउटर वर्ल्ड। अब चाहे वो उसको इनकमिंग इनपुट सप्लाई दे दो या वो आउटपुट दे रहा है, दोनों ही बुशिंग के थ्रू हम अचीव करते हैं। ठीक, अब बुशिंग्स में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े बुशिंग्स लगे हुए हैं, और इसके सामने यहाँ पे छोटे छोटे बुशिंग्स लगे हुए हैं। तो मैंने अभी जस्ट आपको कंसेप्ट एक बताया कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो पावर को लो से हाई, हाई से लो, मतलब वोल्टेज जो है स्टेप अप भी कर सकता है उसको और स्टेप डाउन भी कर सकता है। ठीक है, दोनों ही फैसिलिटीज के अंदर अवेलेबल है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो क्या करेगा, तो भाई हमारा इनपुट जो वाइंडिंग है वो थोड़ा सा होगा, कम नंबर ऑफ टर्न्स वाला होगा, जबकि हमारे पास जो आउटपुट साइड की जो वाइंडिंग है वो ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स को होल्ड करेगी।
लेट अस सपोज दिस इज आवर प्राइमरी साइड एंड दिस इज आवर सेकेंडरी साइड। तो ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स इज स्मॉलर देन सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स। तो ऑब्वियसली जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी पर वो ज्यादा होगा। अगर फ्लक्स चेंज बिल्कुल सेम है तो भाई E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी आप लिखते हो ना, एन डी फाइव बाई डी टी। तो बताइए E1 और E2 में कंपेयर करना हो तो मुझे नंबर ऑफ टर्न जिधर ज़्यादा मिलेगा उधर ही ईएमएफ इंड्यूस भी ज़्यादा ही मिलेगी मुझको। तो इस तरीके से ये लोग आउटपुट जो है उसको इंक्रीज करते हैं। और इसका वाइस वर्सा भी होता है कि हो सकता है कि यहाँ से आप इनपुट प्रोवाइड कर दो तो इधर आउटपुट जो है आपको रिड्यूस होकर मिले। नंबर ऑफ टर्न्स बहुत बड़ा मैटर करता है, बहुत फैक्टर करता है। और इसी के ऊपर जो रेशियोज हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वगैरह और बाकी चीज़ें जो है वो क्या होती है, किस पर डिपेंड करती है। बट फिलहाल देखते हैं इसमें क्या है। तो बड़ा सा टैंक लगा हुआ है, इसके आसपास ऐसे रेडिएटर लगा हुआ है, कार वार के अंदर जो रेडिएटर लगा रहता है ऐसा रेडिएटर्स दिखाई दे रहा है। कूलिंग ट्यूब भी बनी हुई है जिसके अंदर से कुछ सर्कुलेट होता होगा कोई लिक्विड, ठीक। एक टैंक जैसा सेक्शन है, ऊपर से सप्लाई लेने का आउटपुट बना हुआ है, बुशिंग्स वगैरह लगी हुई है। अच्छा, एक बुशिंग थिक है, एक बुशिंग जो है वो थिन है। वो क्या चीज़ को शो करती है? देखिए, मान लीजिए आपके पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो आप देखिए कि प्राइमरी साइड पे मैंने कम नंबर ऑफ टर्न्स की सेक्शन लगा रखी है, जबकि सेकेंडरी पे मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो मिल रहा है। तो अगर मैं प्राइमरी में सप्लाई दे रहा हूँ तो ये मेरा LV साइड होगा, लो वोल्टेज साइड। यहाँ पे वोल्टेज कम होगा, मान लीजिए 220 वोल्ट। और दूसरा जो है दिस इज नोन एज माई HV साइड। क्यों HV साइड, हाई वोल्टेज साइड क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा वोल्टेज बना के निकाल रहा है बाहर। हो सकता है कि ये 11 kV का आउटपुट दे रहा होगा, 11,000 वोल्ट। तो 220 वोल्ट का इनपुट ले रहा है और 11,000 का या 132 kV का, खैर बहुत ज़्यादा है, बट उतना सप्लाई जो है वो आउटपुट में दे रहा है मुझको। सो दैट इज़ माई HV साइड। तो HV साइड है, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आउटपुट अगर मुझे प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हैंडल करने के लिए मुझे बुशिंग्स भी बड़े लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे थिकनेस भी जो होगा कंडक्टर का जो उसको कैरी करेगा वो ज़्यादा थिकनेस का कंडक्टर यूज़ करना पड़ेगा। फ़ायदा क्या होगा उससे? उससे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो उसके बाद हीट डिसिपेशन कम होगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से I² RT का फंडामेंटल वहाँ फॉलो होता है। और अगर मैं R को कम कर सकूँ तो हीट डिसिपेशन कम हो जाएगा। मान लीजिए कि मैंने एरिया पतला रखा और सप्लाई बढ़ा दिया, I की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो हीट डिसिपेशन तो बढ़ जाएगा मेरे पास बहुत ज़्यादा, तो वो भी कम होता है। और दूसरा, इनको ऐसे पोर्सिलेन या इपॉक्सी या सिरामिक ऐसे किसी भी प्रकार के ऐसे इंसुलेटर सेक्शन से ऐसे कवर करके रखा जाता है, ठीक है, ताकि गलती से ऑपरेट करने के समय कोई कांटेक्ट में ना आ जाए, या फिर इनका एक दूसरे के साथ ऐसा कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए कि बारिश हुई है, पानी गिरा है, यहाँ पे पानी भर गया, सपोज कर लीजिए, दोनों शॉर्ट हो गए सेक्शन से एक दूसरे के साथ, ऐसा कुछ ना हो। उसके लिए यहाँ पे इनको इंसुलेशन से ऐसे प्रोवाइड करके रखा जाता है। ये सब जो दिख रहे हैं आपको ऐसे पेड़ की तरह, ये सब इंसुलेशन है इसके, ठीक है, इंसुलेशन सेक्शन है। हाई वोल्टेज की बुशिंग हमको देख के ही समझ में आ जाएगा कि जिसकी थिकनेस ज़्यादा दिख रही है वो HV बुशिंग है, जिसकी थिकनेस कम दिख रही है छोटे छोटे साइज में वो LV बुशिंग है आपकी, ठीक है। चलिए, इतना तो हम लोग अभी पहचान जाएंगे, कुछ तो प्रैक्टिकली करेंगे अभी। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब आप कभी बाहर जाएंगे तो कम से कम ये बुशिंग देख के तो जान जाएंगे कौन सा HV साइड है, कौन सा LV साइड है। और देखते हैं ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है। चलिए, थोड़ा सा और डिटेल डायग्राम इसका देखते हैं। ये ट्रांसफार्मर का एक और डायग्राम आप देख रहे हैं अपने सामने स्क्रीन पर। इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन सबको मिला करके ट्रांसफार्मर बनता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर के अंदर ब्रीदर हो गया, ऑयल कंजर्वेटर टैंक हो गया, एक्सप्लोजन वेंट हो गया, उसका ओवरऑल टैंक जो है वो हो गया, उसकी कोर जो है वो, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। रिले हो गया, है ना, यहाँ सेफ्टी वॉल्व या सेफ्टी सेक्शन जो है ये वाला हो गया, एक्सप्लोजन वेंट। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को मिला करके एक ट्रांसफार्मर बनता है। अब बारी है कि एक एक पार्ट को थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में आपको मैं बता दूं फटाफट से, ठीक। चलिए देखते हैं क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं इसके एक फर्स्ट पार्ट से। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो होता है कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है, जो अभी दिख नहीं रहा है आपको इसके अंदर, बट ये मेन टैंक के भीतर रखा हुआ है कोर, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है, इसी के ऊपर वाइंडिंग्स लपेटी जाती है, इसी के ऊपर वाइंडिंग्स लपेटी जाती है। और ट्रांसफार्मर के कोर को हमेशा, अब एडी करंट और हिस्टेरिसिस के बारे में आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, तो आपको पता है कि यहाँ पर हिस्टेरिसिस या एडी करंट दोनों से ही हमको खतरा है, क्योंकि हम चेंजिंग नेचर की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर एडी करंट या हिस्टेरिसिस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपके सप्लाई में, तो एडी करंट होगा फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के फॉर्म के प्रोपोर्शनल। भाई आप पावर लॉस ड्यू टू एडी करंट जो है
उसको प्रोपोर्शनल बताएंगे ना स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, और पावर लॉस ड्यू टू हिस्टेरिसिस विल बी प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो मतलब सप्लाई के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये लोग अपनी प्रोपोर्शनैलिटी बनाते हैं। तो ट्रांसफार्मर के भीतर एडी और हिस्टेरिसिस के होने से क्या होगा कि उसका लॉसेस इंक्रीज हो जाएगा, तो ट्रांसफार्मर की आउटपुट में असर पड़ेगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, जो कि मतलब जो कि डिजायर्ड नहीं है, क्योंकि हम पावर ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। और पावर ट्रांसफार्मर जो होता है वो ह्यूज रेंज ऑफ वोल्टेज एंड पावर्स पर वर्क करने के लिए होता है। तो अगर लॉस का परसेंटेज थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो वो बाहर जो रिफ्लेक्ट करेगा वो हज़ारों में या 100 के रेंज में रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि बहुत बड़ा लॉस होता है। तो उससे बचाने के लिए हमको हिस्टेरिसिस, एडी करंट, इस तरीके के लॉसेस से बचना होता है। तो आपने पहले ही रेमेडीज पढ़ के रखा हुआ है। क्या रेमेडी पढ़ के रखा हुआ है कि भाई एडी करंट से बचाना है तो थिन लैमिनेटेड शीट्स जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल सही, थिन लैमिनेटेड शीट। आप देख रहे हैं कि ये रेड कलर का जो सेक्शन दिखा रहा है, ये रेड कलर का सेक्शन जो है उस फ्रेम को होल्ड करके रखने के लिए होता है। ये फ्रेम किस चीज़ से बनी हुई है? अंदर जो है वो पतली पतली लैमिनेटेड शीट्स की खूब सारी लेयर है जिसको एक साथ बाइंड किया गया है। लैमिनेशन जो प्रोवाइड होता है वो वार्निश से प्रोवाइड होता है। यहाँ पर लैमिनेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं ना, यहाँ पर जो हम लोग लैमिनेशन प्रोवाइड करते हैं वो वार्निश की लेयर से होता है। वार्निश ही वही वार्निश है जो लकड़ी वगैरह के दुकानों पर कारपेंटर वगैरह जो होते हैं वो उसके शुरुआती एनहेंसमेंट के लिए और सेफ्टी के लिए जो है उस लकड़ी के फर्नीचर के ऊपर लगाते हैं। तो उसी वार्निश की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो इसी कोर के ऊपर रैप की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का ट्रांसफार्मर है, कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर है कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर है, उस हिसाब से उस वाइंडिंग को यहाँ पे रैप किया जा सकता है। तो हो सकता है कि कभी कभी एक कंडीशन पे एलवी वाइंडिंग भी इसी पर रैप होती है और इसी के ऊपर से एचवी वाइंडिंग जो है वो भी रैप कर दी जाती है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि कभी कभी इसको दो अलग अलग सेगमेंट्स पर रैप कर दिया जाता है। इसको एक को प्राइमरी के तौर पे देखते हैं और दूसरे को सेकेंडरी के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं इसकी वाइंडिंग करने के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है कोर। तो कोर जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है, क्या चीज़ का रहता है? कोर जो है उसको हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रेफर करते हैं, सिलिकॉन स्टील कोर विथ 0.1% का कार्बन कंटेंट टू रिड्यूस द hysteresis and eddy currents, to reduce the hysteresis and eddy current inside the transformer। ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाला हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट्स को रिड्यूस करने के लिए 0.1% का हम लोग कार्बन एडिशन जो है वो करते हैं इसके अंदर, ठीक। इन दोनों को रिड्यूस करेगा। और उसके बाद प्रीमियम ग्रेन ओरिएंटेड स्टील शीट्स का हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ट्रांसफार्मर के पार्ट्स पे आ गए हम लोग। पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में जब पूछता है तो आपको इसको यूज करना है आंसर में लिखने के तौर पे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का सबसे पहला पार्ट जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया, ट्रांसफार्मर का कोर। ट्रांसफार्मर कोर, इसके बारे में खास इंफॉर्मेशन क्या क्या मिली आपको कि ट्रांसफार्मर कोर को किससे बनाते हैं? सिलिकॉन स्टील की शीट से बनाते हैं। ये कंस्ट्रक्शन जो रहता है थिन ग्रेन ओरिएंटेड या कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील शीट्स, इसका इस्तेमाल करते हैं जो कि एडी करंट, हिस्टेरिसिस, इन सबको रिड्यूस कर सके। इस तरीके का ये मटेरियल रहता है। ये वाइंडिंग को सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा और ओवरऑल इसकी वर्किंग के लिए ये मेजर पोर्शन की तरह कंसिडर होता है, ठीक। चलिए भाई, ये तो हो गया कोर। अब इसके बाद आते हैं हम लोग अपने सेकंड पॉइंट पर। ट्रांसफार्मर के कोर के बाद इसका अगला पॉइंट क्या है? ठीक, ट्रांसफार्मर के बाद कोर के बाद है नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग क्या होती है भाई? वाइंडिंग ऑब्वियसली कॉपर के कंडक्टर्स वगैरह जो हैं, दो टाइप के हम लोग कंडक्टर मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, जरूरी नहीं है कॉपर।
एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ये दोनों ही कंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, बट कॉपर ज़्यादा प्रीफर्ड रहता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। ऑब्वियसली रजिस्टिविटी का रीजन तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। सो नेक्स्ट हो गया इसका वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो होती है वो कंसिस्ट करती है कॉपर के n नंबर ऑफ टर्न्स का वाइंडेड सेक्शन या फिर एल्यूमिनियम का n नंबर ऑफ टर्न्स का वाइंडेड सेक्शन। तो यहाँ पर कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स आर रैप्ड around the core ठीक है। अच्छा, कोर के अक्रॉस क्यों रैप किया जाता है? कोर के अराउंड रैप करने से फायदा ये होता है कि ओवरऑल इंडक्टेंस को वो इंक्रीज कर सकता है। एक n नंबर ऑफ टर्न्स का सोलेनॉइड विदाउट एनी कोर और दूसरी तरफ n नंबर ऑफ टर्न्स का सोलेनॉइड विथ अ कोर, और खास तौर पे कोर भी कौन सा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोर। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो कोर होगा वो बहुत अच्छा इंडक्टेंस प्रोवाइड करेगा, बहुत ज़्यादा बेटर आउटपुट प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू दिस एयर कोर्ड ट्रांसफॉर्मर सेक्शंस। तो ये एक डिफरेंस होता है। अभी आगे चल के हम लोग वाइंडिंग के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, आगे आने वाली क्लास में आपको ये सब के बारे में और बढ़िया तरीके से मैं बताऊंगा। ट्रांसफार्मर के सभी पार्ट्स के बारे में मस्त से पढ़ते हुए ही हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास के। बट ये ध्यान से देखिएगा कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, हालांकि यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी के पेपर में बेसिक इलेक्ट्रिकल में नहीं आता है। मतलब वो क्वेश्चन अगर पूछेगा भी आपको यूनिवर्सिटी में, तो जब आप मशीन पढ़ोगे ना उसके अंदर से पूछ सकता है आपको। तो वाइंडिंग में फिर अलग अलग वैरायटी की वाइंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। सैंडविच वाइंडिंग जो होती है वो किस तरीके से रहती है, ओवरलैप्ड वाइंडिंग जो है वो कैसे होता है, कॉन्सेंट्रिक, स्पाइरल, इस टाइप की वाइंडिंग जो है उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब वाइंडिंग्स की कैसे जाती है, ये पेपर इंसुलेशन वगैरह जो है वो कैसे काम करता है, माइका इंसुलेशन कब यूज़ करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है मस्त बढ़िया से टेक्निकल क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे। ठीक है, तो आज चूंकि इंट्रोडक्शन का पार्ट था तो आज जस्ट मैं आपको एक दो बेसिक टर्म्स के बारे में ही बता रहा हूँ। आज बहुत ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं लेकर के जा रहा हूँ मैं, जस्ट इतना कि ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा फैमिलराइज आप हो जाएं, ताकि कल की क्लास से जब मैं आपको इसके पूरे पार्ट्स कंपोनेंट्स के बारे में बताना शुरू करूँ तो एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आए। तो कल की जो क्लास होगी वो कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में रहेगी। ओवरव्यू आपने आज देखा इसका, और यहीं से मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। इस सारे पार्ट्स की लिस्ट पहले कंप्लीट करवाऊँगा, उसके बाद फिर आगे का पोर्शन हम देखेंगे। ठीक है, तो मस्त तरीके से पढ़ाई करते जाइए, नोट्स एकदम अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन खास तौर पे ट्रांसफार्मर का फुल कोर्स के जैसे चलने वाला है, वो क्रैश कोर्स के जैसे नहीं चलेगा। क्योंकि पास्ट में इससे पहले ट्रांसफार्मर का क्रैश कोर्स फुल कोर्स जो है वो हुआ ही नहीं है किसी भी चैनल पर मेरे तरफ से। तो इस वजह से मैंने ये वाला पोर्शन जो आपके लिए ट्रांसफार्मर का रखा है एज अ फुल कोर्स पढ़ेंगे मस्त तरीके से, ताकि आपको पढ़ने में भी मज़ा आए और कंसेप्ट एक बार फर्स्ट टाइम आप पढ़ लें तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अब यहीं पर एंड अप करते हैं। यहाँ तक अगर आपने देखा तो थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, और कल एग्जैक्टली सेम टाइम पर आपसे मिलेंगे, और साथ ही संडे सुबह 10 बजे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सिंगल फेज एसी का, तो जरूर से अटेंड करिएगा लाइव सेशन। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।